सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं और कर रहे हैं अपनी तैयारी। और इसी तैयारी की श्रृंखला में आपके लिए लेके आया हूं एक नया लेसन। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने इस परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, अपन कक्षा 8 का हमारा राजस्थान पढ़ रहे हैं, यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं अपन। पहला लेसन, दूसरा, तीसरा है। वैसे इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं, आधुनिक राजस्थान के निर्माण की बातें हैं। आज अपन इसको ब्रीफ रूप में देखेंगे क्योंकि एकीकरण के कितने वीडियो आप लोगों ने देख रखे हैं। मैं कहूं कि सबसे ज्यादा अगर आपने राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक पढ़ा है वो एकीकरण ही पढ़ा है ना, इसलिए अपन इसमें ज्यादा कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे। यहां जो बातें दे रखी हैं उन्हीं बातों को बड़े तसल्लीवश देखते चलेंगे। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है देखिएगा। यानी यहां पे आ रहा है कि आज जो राजस्थान की स्थिति देखना, कई दफा सीधा प्रश्न ये आ जाता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब होता है, यानी आज जैसा राजस्थान है वैसा कब बनता है। तो साथियों याद रखेंगे, जैसा राजस्थान आज है वैसा राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनता है। कब बनता है? 1 नवंबर 1956। ये प्रश्न कई दफा आ चुका है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो आप कहेंगे आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अब देखिएगा आगे की ओर कहानियां क्या हैं, किस प्रकार से हैं। यहां पर बात करें कि आप जो राजस्थान की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं आज, वो कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों, रजवाड़ों के विलय के बाद बनती है। और राजस्थान के एकीकरण की सुगबघाट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम, यहां गौर करना यहां गौर करना कि जिन ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। ये दो बिंदु याद रखना कि अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ने जो सुझाव दिया था उसमें क्या था? जिस ठिकाने की आय, जिस रियासत की आय 50 लाख रुपए से कम है और जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अब वो पास वाले बड़े राज्य या ठिकाने में मिला दिए जाएंगे। अब देखिएगा, 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। यानी आपको याद रखना है कि 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देशी जो रियासतें हैं वो एकीकरण की प्रक्रिया को क्या करेंगे? संपन्न करेंगे। अब एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न करेंगे, इसके बाद आगे भी कोई बात होगी, देखिए लेते। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947, ये महत्वपूर्ण बात है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार ने एक विभाग, ये ध्यान रखेंगे काम की बात, रियासती विभाग के निर्णय के अनुसार। कौन से विभाग के निर्णय के अनुसार? तो याद रखेंगे रियासती विभाग के निर्णय के अनुसार। क्या होता है देख लेते। यानी ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रियासती विभाग का गठन कब किया गया, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की जाती है, तो साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है 5 जुलाई 1947 को। यानी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन कर दिया जाता है। और इस रियासती विभाग के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो गौर करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि इस रियासती विभाग के जो सचिव थे वो सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। कौन थे सचिव? वीपी मेनन थे। अब आगे क्या बात आ रही है वो देख लीजिएगा। यहां पे एक बात कही जा रही है कि निर्णय लिया रियासती विभाग ने, स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना अलग से अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख। वो प्रस्ताव पुराना था, 50 लाख रुपए से कम जिसकी आय, जनसंख्या जिसकी 20 लाख से कम है, उसको मिला दिया जाएगा। लेकिन यहां कहा कि अगर कोई रियासत
अगर कोई रियासत ऐसी है जिसमें 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या है और 1 करोड़ से अधिक न्यूनतम आय है सालाना, वो आपका क्या कर सकती है, आजाद रह सकती है। अब ये मापदंड जो दिया गया, इसके अनुसार राजस्थान में जयपुर रियासत थी, राजस्थान में जोधपुर या मारवाड़ रियासत थी, राजस्थान में बीकानेर रियासत, या फिर अपन के मेवाड़ या उदयपुर। यानी शर्त को पूरा करने वाली केवल और केवल साथियों कितनी रियासतें थी, 4। यानी अगर ये 4 रियासतें चाहती तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। शर्त क्या थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय इनके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा आगे क्या कहानी बनती है। स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी और प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल और अन्य संघ कर रहे थे। तो देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। एकीकरण से पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी वो देखिएगा, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण बात है। कौन सी रियासतें थी सबको याद, आपको मैं एक सामान्य बता देता हूं। एकीकरण के पहले राजस्थान में रियासतें कितनी थी, 19 थी। सीधा प्रश्न आएगा, एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। कौन कौन सी आप जानते हैं, जयपुर जोधपुर आदि आदि जो भी 19 थी। ठिकाने कितने थे, 3 थे। कौन कौन, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़ ठिकाना था, लावा ठिकाना था और नीमराणा था, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। याद रखें रियासतें कितनी थी, तो अपन कहेंगे 19 रियासतें थी। प्रश्न आएगा ठिकाने कितने थे, तो याद रखेंगे 3 ठिकाने थे। प्रश्न आएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो याद रखेंगे 1 था। कुल मिला के 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपका इस प्रकार से सिस्टम था। अब एकीकरण का जो पहला प्रयास है ये कब किया जाता है, ये देखिएगा। पहला प्रयास, प्रश्न आ सकता है एकीकरण का पहला प्रयास, तो याद रखेंगे कोटा के शासक महाराव भीम सिंह जी ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते उदयपुर में एक राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का एक सम्मेलन बुलाया, और इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ने बुलाए, लेकिन प्रयास इनके निजी हितों के पोषण के थे, इसलिए प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब आगे किस प्रकार से एकीकरण होता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, एकीकरण के कितने चरण आते हैं, तो याद रखिएगा एकीकरण 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 7। कौन से 7 चरण थे, कौन से चरण से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी को अपन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखिएगा यहां पे आ रहा है, सारणी दी हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, बाकी हजारों प्रश्न बनाएंगे बनाने वाले। आप इतना याद रखिएगा, एकीकरण का पहला चरण, पहले चरण का नाम क्या रखा जाता है, तो आप कहेंगे पहले चरण का जो नाम है ये मत्स्य संघ रखा जाता है। अब ये जो मत्स्य संघ नाम दिख रहा है, प्रश्न बन जाएगा सीधा सीधा कि मत्स्य संघ नामकरण ये किसकी सिफारिश पे किया जाता है, याद रखेंगे के.एम. मुंशी की सिफारिश पे। यानी मत्स्य संघ जो नाम है ये किस सिफारिश पे, के.एम. मुंशी की सिफारिश पे। प्रश्न बना गठन की तारीख क्या, अब आपको 18 मार्च मिलती है, मान लेते हैं विकल्प 18 मार्च का नहीं है, तो आप क्या करेंगे 17 मार्च भी कर देंगे। इसमें एकीकरण में थे कौन कौन, 4 रियासतें थी, मानचित्र दिया हुआ है। एक अलवर था, अलवर के बाद में दूसरा कौन था, भरतपुर था, उसके बाद करौली और ये धौलपुर। सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं कि ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एकीकरण का पहला चरण नाम था मत्स्य संघ, हुआ कब 18 मार्च 1948 को। 4 थे, और अलवर को क्या बनाया जाता है, इसकी राजधानी बनाया जाता है। अलवर को क्या बनाया, राजधानी। अलवर वालों को क्या कर दिया, अलवर वालों को राजी कर दिया राजधानी बना के। अब धौलपुर से क्या किया, धौलपुर से महाराजा उदयभान सिंह जी थे, इनको क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया। क्या बना दिया, राज प्रमुख। और उसके बाद में जो करौली से गणेश पाल थे, करौली को भी राजी करना था, तो करौली से कौन थे, करौली से गणेश पाल जी थे, इनको क्या बना दिया, उपराज प्रमुख। और उसके बाद बच गया आपका कौन, उसके बाद आपका बच गया कौन, भरतपुर। तो भरतपुर में क्या करेंगे, भरतपुर में याद रखना है यहां कर दिया जाता है उद्घाटन, और उद्घाटन करने वाला मुख्य बंदा था NV गोडगिल। NV गोडगिल, NV गोडगिल के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। प्रधानमंत्री, बात आती है प्रधानमंत्री की, तो शोभाराम कुमावत को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की बात आती है तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया जाता है, उप प्रधानमंत्री।
हालांकि अलवर और भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने इससे पहले अपना अधिकार कर लिया। तो महत्वपूर्ण बातें मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एकीकरण का पहला चरण, नाम मत्स्य संघ था, गठन की तारीख 18 मार्च 1948, 4 रियासतें थी ABCD, अलवर को राजधानी बना के राजी कर दिया, और उसके बाद में भरतपुर की बात आते हैं, उद्घाटन कर दिया यहाँ पे। धौलपुर से उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया, करौली से गणेश पाल सिंह जी को उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो शोभाराम कुमावत। ठीक है, ठीक है। अगली बात, एकीकरण का दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में आपको क्या याद रखना है, दूसरे चरण का नाम क्या था? सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा, एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या था? इसे पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ कहा गया। ठीक 7 चरण थे। तो पहले चरण के 7 दिनों के बाद में यानी 25 मार्च 1948 कितनी रियासतें, तो यहां गौर करेंगे मित्रों, यहां गौर करेंगे, 9 रियासतें हैं, इनको एक जगह कर दिया जाता है। कितनी रियासतों को? 9। फॉर्मूला आप पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि बाबू की कोट में प्रशान क्यों झाड़ू है, को नहीं याद करना। अपने को इतना याद रखना है, रियासतें कितनी थी? 9 थी। कौन कौन सी थी? नीचे से चल लो, ऊपर से चल लो, या फॉर्मूले से चल लो। आप पढ़ते हैं फॉर्मूला कि बाबू की कोट, किसकी कोट? बाबू की कोट। तो बा से क्या हो गया? बांसवाड़ा। बू से क्या हो गया? बूंदी। बाबू की से क्या हो गया? किशनगढ़। बाबू की कोट से क्या हो गया? कोटा। उसके बाद में परसा, पर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा। बाबू की कोट परसा में क्यों झाड़ू? बाबू की कोट है ये परसा में क्यों झाड़ू? कू से हो गया कुशलगढ़, झा से हो गया झालावाड़, और डू से क्या हो गया? डूंगरपुर। बाबू की कोट तो को से कोटा, टे से क्या हो गया? टोंक। ये आपका रियासतें थी, ये मिली। साथ में क्या मिलता है? लावा ठिकाना। मानचित्र बेस्ड है, कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक आपने काफी पढ़ रखी है, मैं पहले ही बता के आया। इसमें इतनी जानकारी है कि एकीकरण का प्रश्न लगभग बाहर नहीं जाएगा। अब बात आती है कि राजधानी किसे बनाया गया? तो कोटा को राजधानी बना दिया, लेकिन कोटा के लिए राजधानी से ही नहीं संतुष्ट हुआ। कोटा के महाराव भीम सिंह जी को राज प्रमुख, और उसके बाद में प्रश्न आएगा कि राज प्रमुख तो इन्हें बना दिया जाता है, लेकिन उपराज प्रमुख किन्हें बनाया जाता है? बूंदी के शासक बहादुर सिंह को भी, और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह जी को भी बनाया जाता है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? गोकुललाल असावा। 4 चरणों में प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे। सोगो माही, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल असावा, मा से माणिक्यलाल वर्मा, और ही से हीरालाल शास्त्री। तो ये था आपका कौन सा चरण? दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा में होता है, और NV गोडगिल करते हैं। कब की बात है? 25 मार्च 1948 की बात। प्रश्न बनेगा, यहां कौन सी रियासतों ने, यहां शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों ने कहा कि अजमेर मेरवाड़ा में हम नहीं मिलेंगे, हम तो किधर मिलेंगे? नीचे की तरफ मिलेंगे। तो इन शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, याद रखेंगे। यानी जो आपका शाहपुरा रियासत थी और आपका किशनगढ़ रियासत थी, इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। अब जरा गौर करेंगे, यहां एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी? टोंक थी। बांसवाड़ा से एक प्रश्न बनता है कि बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने एक बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब एकीकरण की प्रक्रिया के तहत इनको शामिल किया जाता है, तब इन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। दूसरा चरण भी संपन्न हो जाता है। फिर बात आती है तीसरे चरण की। तीसरा चरण, पहला 18 मार्च को, दूसरा 25 मार्च को, फिर तीसरा अगले महीने में 18 अप्रैल को। तीसरे में नाम क्या रखा जाता है? संयुक्त राजस्थान। चरण कौन सा था? तीसरा। और इसमें ये जो पहले से बना हुआ था, इसमें ये इतना भाग है, इतना भाग केवल अलग मिलाया जाता है, बाकी यही था। यानी इसमें प्लस कर दिया जाता है। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया जाता है। उदयपुर का विलय किया गया तो सीधी सी बात होगी। इसमें कौन कौन था? इसमें अभी मैंने बताया, एक तो ये जो राजस्थान संघ था, जिसे पूर्व राजस्थान अपन ने कहा, इसके अंदर क्या मिल जाता है? इसमें अकेला उदयपुर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? उदयपुर। और यहां के महाराणा भूपाल सिंह जी को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख। और अभी बताया सोगो माही माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री। और इस उद्घाटन का इसका उद्घाटन कौन करते हैं तीसरे चरण का? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं उद्घाटन? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राज प्रमुख की बात आई भूपाल सिंह। जबकि कोटा वाले ने कहा मैं भी नहीं हटूंगा, तो कोटा वाले को क्या बना दिया जाता है? उपराज प्रमुख बना दिया जाता है। और तीसरे चरण में उप प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो गोकुललाल असावा को बनाया गया। यहां एक शर्त रखी गई
कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कोटा में होगा और कोटा के विशेष के लिए विशेष प्रयास, विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उद्घाटन कहां होता है? उदयपुर में होता है। करता कौन है? जवाहरलाल नेहरू करता है। अब जरा गौर करें, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने कहा कि मुझे 20 लाख रुपये सालाना प्रीवियस मिलना चाहिए। तब क्या किया जाता है? इनको मांग की, इनकी मांग को पूरा किया जाता है। 10 लाख रुपए इनको प्रीवियस के रूप में दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए इनको राज प्रमुख के वेतन के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए इनको धार्मिक अनुदान, यानी कुल मिला के इनको 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रीवियस दिया जाता है। यह था तीसरा चरण। ठीक है, अब चौथे चरण का मानचित्र देख सकते हैं। लगभग राजस्थान बन रहा है चौथे चरण में। चरण था चौथा, नाम था वृद्ध राजस्थान। बड़ा सारा राजस्थान बन गया है। यहां तक तो अभी पढ़ ही लिया था अपन ने। ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा अब मिलता है चौथे चरण में, यानी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है ये अब मिलता है। 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और आपका कौन सा? जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें मिलती हैं। कितनी तारीख को मिलती हैं? तो याद रखेंगे 30 मार्च को मिलती हैं। और इसी 30 मार्च को इसी कारण क्या कहा जाता है? तो कहेंगे राजस्थान दिवस। स्थापना दिवस की बात नहीं आ रही। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्तमान जो राजस्थान अपन देख रहे हैं, राजस्थान का लगभग स्वरूप है ये आपका इस 30 मार्च के दिन सामने आ गया था। अब यहां क्या किया जाता है? यहां पे जो आपका जयपुर के मानस सिंह द्वितीय थे, इनको राज प्रमुख बना दिया जाता है। जयपुर के मानस सिंह द्वितीय को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है। पहले चरण का उद्घाटन गोडगिल ने, दूसरे का गोडगिल ने, तीसरे का नेहरू जी ने और चौथे का उद्घाटन बड़ा राजस्थान था, वृत्त राजस्थान था, तो वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करने आते हैं। अब जरा गौर करेंगे, यहां पे जयपुर और जोधपुर के बीच राजधानी को लेकर विवाद था और इसके समाधान के लिए क्या किया जाता है? यानी जयपुर भी बड़ा था, जोधपुर भी बड़ा था। मुद्दे को समझना, यानी यहां पे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। किसकी स्थिति? विवाद की स्थिति आ गई कि राजधानी है ये जयपुर बने या राजधानी जोधपुर बने। अब भाई साहब, इसके लिए क्या बनाई जाती है? इसके लिए समिति बना दी जाती है। और इस समिति में कौन थे? इस समिति के अंदर आपका BR पटेल थे, HC पुरी थे, HP सिन्हा थे। 3 लोग थे ना। एक थे BR वल्लभ भाई पटेल, नहीं चलो मैं हटा ही देता हूं, भूल जाओगे। समिति बनाई जाती है। समिति ने कहा कि राजधानी जयपुर को बना दो, कोई आपत्ति नहीं है। राजधानी किसको बना दो? जयपुर को बना दो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपका उच्च न्यायालय है ये कहां बनेगा? ये जोधपुर में बनेगा। शिक्षा विभाग की बात आई, शिक्षा विभाग कहां बनेगा? बीकानेर में बनेगा। खनिज विभाग की बात आई, उदयपुर में। और वन एवं सहकारिता विभाग की बात आई तो बोले कोटा में बनेगा। कहां बनेगा? कोटा में। जयपुर वाले को 18 लाख रुपए देंगे, जोधपुर वाले को 17.5 लाख और बीकानेर को 17 लाख रुपए का प्रीवियस दिया जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या कर दिया जाता है? ये आपका समझौता यहां पे करवा दिया जाता है। कृषि वगैरह का भरतपुर में बनाया गया, चलो बना दिया। याद रखना है, राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा बीकानेर। आज भी शिक्षा बीकानेर में ही। बात करें खनन की, ये उदयपुर में। और बात करें आपका वन और सहकारिता विभाग की, कहां बनाया गया? कोटा में। ठीक है, हो गए 4 चरण हो गए। 5वें चरण में अब यहां पे देखिएगा, 5वें चरण में लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। ये इतना है, ये राजस्थान का नहीं है और ये इतना नहीं है। बाकी लगभग सा की क्या हो जाएगा? अब राजस्थान में मिलने वाला है, अभी नहीं मिला है। 5वें चरण में एक ही बात याद रखनी है, इस वृद्ध राजस्थान में जो मत्स्य था, इधर से अलग थलग पड़ा था, इस मत्स्य को मिला दिया जाता है। निमराना ठिकाना मिला दिया जाता है। बातें कब की थी? 15। बड़ा तो ऑलरेडी था, लेकिन अब की बार संयुक्त बड़ा हो गया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। अब ये मत्स्य संघ मिलाया गया। ये कौन सी समिति की सिफारिश पे मिलाया गया? तो याद करेंगे, शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मिलाया जाता। इसमें 3 सदस्य थे। एक सदस्य का नाम था RK सिद्धावा, एक सदस्य का नाम था प्रभु दयाल और एक आपके शंकर देव राय थे। ये प्रश्न आया हुआ आ भी सकता है। शंकर देव नारायण समिति में कितने सदस्य थे? तो याद करेंगे, टोटल 3 अध्यक्ष सहित एक शंकर राव देव खुद, एक RK सिद्धावा और एक प्रभु दयाल।
इन्होंने आपका ही किया तो शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है और भरतपुर को फिर कृषि विभाग दे दिया जाता है, क्योंकि चौथे चरण में तो भरतपुर था ही नहीं। पांचवें में आपकी कृषि विभाग किसे दे दिया जाता है? भरतपुर को। राजधानी अब जयपुर ही रहेगी। प्रधानमंत्री का चक्कर खत्म, अब हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। याद रखेंगे, क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगली बात, छठा चरण हो गया। अब छठे चरण में आप देख पा रहे हैं यहां केवल और केवल अजमेर नहीं मिलेगा, सिरोही का ये भाग नहीं मिलेगा, बाकी सिरोंज वगैरह सुनेल टप्पा वो छोड़ दे। छठा चरण होता कब है? 26 जनवरी 1950 को होता है। और इसमें याद रखेंगे इसी दिन देश का संविधान लागू होता है। इसमें आबू और देलवाड़ा सहित जो 89 गांव थे गुजरात में मिलाए जाते हैं और शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया। आबू देलवाड़ा सहित लगभग 89 गांव कहां मिला दिए? गुजरात में, और बाकी जो था सिरोही राजस्थान में मिला दिया। और इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल भी शामिल था। यह विलय 26 जनवरी 1950 को किया। हमारे प्रदेश का जो नाम वो क्या कर दिया था? राजस्थान। इस विलय को लेके पटेल का जवाब था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। अरे भाई भट्ट नहीं, हमें तो पूरा का पूरा माउंट आबू सही क्षेत्र चाहिए था। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वैसे राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री 3 रहे हैं, एक हीरालाल शास्त्री, एक जयनारायण व्यास और एक CS वेंकटाचारी। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में याद रखेंगे पहले टीकाराम पालीवाल थे, फिर जयनारायण व्यास थे, फिर मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये छोटी छोटी बातें। ये छठा चरण हो जाता है। सिरोही, देलवाड़ा और आबू सहित कितने गांवों को? 89 गांवों को छोड़ के मिला दिया जाता है और बाकी रह जाता है। अब सातवां चरण आता है, अंतिम चरण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और इसी आधार पर राजस्थान का स्थापना दिवस तो 30 मार्च को। ये गलत बात लिख दी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 30 मार्च, और स्थापना दिवस की बात आएगी तो 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। सातवां चरण आप जानते हैं, ये जो अजमेर देख रहे हैं ये भी मिल जाता है, ये वाले गांव भी मिल जाते हैं। टप्पा है, ये टप्पा लग के ऊपर आ जाता है अपने राजस्थान में, सिरोंज नीचे चली जाती है। यानी मंदसौर के सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है, झालावाड़ के सिरोंज को मध्य प्रदेश को सौंपा जाता है, और वर्तमान जैसा राजस्थान अपन देख रहे हैं वो राजस्थान आपका तब से लेके आज तक अस्तित्व में है। तो याद रखिएगा, सातवां चरण होता है। सातवां चरण राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में बनता है। राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य स्पेशल थे, एक KM पन्नीकर, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक आपका फैजल अली। ये थी साथियों आज की क्लास। थोड़ा जुकाम था इसलिए मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। मिलते हैं नई क्लास में। कल वाली क्लास देखना ना भूलिएगा। कल वाली क्लास में क्या होगा? राजस्थान की जनसंख्या, जिससे आप काफी डरते हैं, इसको अपन बड़े शानदार और जानदार ढंग से करने वाले हैं। चलो मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।